जिंदगी की इस दौर में किसने क्या पाया पता नहीं, पर मेहनत जिसने किया वो जो चाहा वो पाया। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लुसेंट जनरल नॉलेज को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे पढ़े, खास करके एनडीए का एग्जाम हो गया, सीडीएस का एग्जाम हो गया, एफ कैट, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, अलग अलग प्रकार के कोई भी एग्जाम है उसके लिए लुसेंट के जनरल नॉलेज को हम लोग कैसे पढ़ें। दोस्तों, हर एक इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे हमारे जो दोस्त होते हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि टाइम से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं दूसरे जगह पर काम करना होता है। दोस्तों, उस अवधि में उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिलता। अगर आपके पास बिल्कुल कम टाइम है, 3 से 4 महीना है, और आप जीके में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज एक मंत्र दूंगा और एक तरीका बताऊंगा जिससे आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये नहीं कहूँगा कि पूरा में पूरा कर पाएंगे, मैं बरगलाता नहीं छात्रों को, मैं ये बता पाऊंगा कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा हम चर्चा करेंगे लुसेंट जनरल नॉलेज को इफेक्टिव वे में कैसे पढ़ें। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, लुसेंट जनरल नॉलेज को कैसे पढ़ें, लुसेंट जीके को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ डील कर रहे होंगे हाउ टू रीड लुसेंट जीके फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके साथ साथ हम ये भी इसमें चर्चा कर लेंगे कि क्या लुसेंट जीके सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ हम तीसरा पॉइंट इसमें और डिस्कस करेंगे कि लुसेंट का इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसे अपनाकर हम पढ़ेंगे तो एक साधारण इफेक्टिव वे में पढ़ सकते हैं और अच्छा मार्क्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और दोस्तों, स्कोर बेटर हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे पढ़ने के बाद। उसके बाद है मेमोराइज कैसे करें, यानी कि आप ट्रिक बनाएंगे, कौन सा ऐसा तरीका है उसे हम लोग करेंगे। दोस्तों, अगर इसमें कोई आपको वर्ड मिस्टेक दिख रहा है तो उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, जो मुझे करेक्शन होगा मैं कर दूंगा, क्योंकि टाइपिंग के वक्त में ऐसी छोटी गलतियाँ हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे पास है आज का आपका जो बुक है वो है लुसेंट जनरल नॉलेज को कैसे पढ़ें, और ये हिंदी में बुक है और ये इंग्लिश में बुक है। ठीक है, तो हम और इसके साथ साथ एक बुक और आप देख रहे होंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। ठीक है, अगर आपके पास 3 से 4 महीना है तो आप इस दोनों बुक को खरीद कर और किसी भी बुक पर ध्यान ना दें, करंट अफेयर्स प्लस ये आपको करना, और कोई भी बुक ध्यान नहीं देना। आपको मार्केट में कितना भी बुक मिल जाए, अगर आप इस 2 बुक को उठाकर लाए हैं तो आप कोई बुक ना खरीदें, नहीं तो इस 2 बुक को नहीं खरीदें। अगर मैं क्या बोला, अगर आपने इस 2 बुक को उठा कर लाए तो कोई बुक ना खरीदे। अगर और कोई बुक ला कर घर लेकर आए हैं तो इस बुक को ना खरीदे, 2 आपके पास कंपलसरी। चलिए हम चर्चा करते हैं इस बात को लेकर। ठीक है, सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे कि लुसेंट जनरल नॉलेज को कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला तरीका है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ लुसेंट बुक। देखिए, लुसेंट बुक के सिलेबस को समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ है, एक तरह का ये नोट्स ही है। ठीक है, और दोस्तों अपने सिलेबस, इसके साथ साथ लुसेंट सिलेबस को समझने के साथ साथ आप अपने एग्जाम के सिलेबस को समझें कि हमारा एग्जाम जो है कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाएंगे। ठीक है, लुसेंट के जीके बुक से। दूसरा दोस्तों कि भाई अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस से इसको मैच करके कौन सा टॉपिक इसमें मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में नहीं आते या कवर नहीं होते, उसे अननेसेसरी आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप लुसेंट के जीके पर मास्टर करना चाहते हैं या अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, इंटरनेट का एक माध्यम होना चाहिए, और एक कलम या कोई राइटिंग करने का उपकरण होना चाहिए आपके पास। दोस्तों, आपको चौथा स्टेप इसमें करना होगा कि बुक को रिवीजन और उसमें से नोट्स बनाना होगा। यानी कि जैसे कि आपने लुसेंट के बुक को पढ़ा, ठीक है, तो आप इसमें से बुक को रिवीजन करना ही बार बार मल्टीपल बार, समझ के आपको क्या करना है, इसमें से अपना कॉपी में, एक अलग कॉपी में जो गिवन है उसमें तो वो है ही, और उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपने इंटरनेट से गैदर किया उसे भी लिखना है। वही आपका की होगा एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, और दोस्तों मान लीजिए कि आपने पूरा ये कर लिया, और उसके बाद एक पड़ाव आता है कि आपको लुसेंट का ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करना, जैसा कि मैंने आपको शुरू में मेंशन कर दिया था कि यानी आपने अगर इस बुक को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ के, मैं बताऊंगा पढ़ने का क्या तरीका है, घबराइए नहीं, पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आपको ये बुक लगाना, एक एक सेक्शन इसमें कवर किया गया। जैसे आपने हिस्ट्री पार्ट पढ़ा, हिस्ट्री के लिए अलग है, नेशनल मूवमेंट के लिए अलग है, चार्टर एक्ट वगैरह सबका अलग अलग बांटा हुआ। तो आप जैसे ही टॉपिक पढ़ेंगे, अगर आपको उस पर पकड़ होगा, इससे आप ईमानदारी पूर्वक अगर सारा कर डालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी टॉपिक में उसमें कुछ भी चीज़ को आप लेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारा समझ पा रहे हैं। अगर इसमें आप पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं कर पा रहे जो टॉपिक आपने पढ़ा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, उस चीज़ को दोबारा जाकर रिवाइज करिए। एक यह तरीका था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम आगे और चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई ये बता दो कि कॉपी और डिटेल स्टडी कैसे किया जाए। इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है, मैं तो सिलेबस मैच कर लूँगा, बुक का रिवीजन भी कर लूँगा, थोड़ा मोड़ा नोट्स बना लूँगा, लेकिन नोट्स बनाना कैसे, वो कैसे होगा, चलिए इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। ठीक है,
देखिए आप एक बार इस पे गौर डाल दीजिए, चार्टर एक्ट ऑफ, ये हिस्ट्री से लिया गया, ठीक है, ये हिस्ट्री का पार्ट है ल्यूसेंट का, और इसमें मैं आपको समझाता रहूँगा कि किस तरह से हम लोग नोट्स को बना सकते हैं या इनकलकेट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए ये चार्टर एक्ट 1793 का, ठीक है, एक बार आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। ये कहता है मेन प्रोविजन ऑफ दिस प्रीवियस एक्ट वर कंसोलिडेटेड इन दिस एक्ट। तो चार्टर एक्ट 1793 में क्या किया गया था कि जितना भी प्रीवियस जो भी नियम कानून लाए गए थे, जो भी प्रोविजंस लाए गए थे, सबको एक में कंसोलिडेट कर दिया था, मतलब सबको एक में धर दिया गया था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, पेमेंट सैलरीज वगैरह मेंबर ऑफ बोर्ड कंट्रोलर्स को इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा कहा गया था, ठीक है। और कोर्ट्स वेयर गिवन टू द पावर ऑफ इंटरप्रेट रूलर्स एंड रेगुलेशन, इतनी 3 बातें इसमें चर्चा की गई थी। क्या इतना 3 बातें सफिशिएंट होगा? नहीं, इसके अलावा आपके दिमाग में आएगा कि भाई चार्टर एक्ट 1793 जब इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था, तो उस गवर्नर जनरल कौन थे, चार्टर एक्ट की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। इतना आपने लर्निंग किया सिर्फ इस बुक से, यह एक माध्यम बताए कि भाई चार्टर एक्ट ऐसा ऐसा 1793 का ऐसा था, लेकिन इसमें कुछ और नोटवर्थी पॉइंट है, उसको देखिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसा कि देखिए इसमें समझने वाला चार्टर एक्ट 1793 का क्या है उस समझिए। देखिए इसको दोस्तों इसका दूसरा नाम है चार्टर एक्ट 1793 का द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा एक्ट है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 का था, तो आप रिकॉल कर पाएंगे भाई ये, अगर आपको नहीं बताया जाएगा इस तरह से तो आप रिकॉल कर 1793 ये चार्टर एक्ट नहीं होगा, ऐसा आप दिमाग में लेंगे। लेकिन दोस्तों आपने इस बुक से तो ये नहीं पढ़ा कि भाई आखिर उस समय जो है कि जब चार्टर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो किसने इंट्रोड्यूस किया चार्टर एक्ट को, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, ठीक है। तो उस गवर्नर जनरल का नाम था सर जॉन सोर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चार्टर एक्ट 1793। क्या बनाना दोस्तों एक नोटवर्थी पॉइंट, अगर एग्री करते हैं तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा क्या बनाना नोटवर्थी है कि नहीं। तो ये पॉइंट आपको अपने कॉपी में एक शॉर्ट नोट्स की तरह बनाकर रखना है। और दोस्तों इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात थी चार्टर एक्ट 1793 का, वो भी आप इंटरनेट से गैदर कर सकते हैं। इंटरनेट पे लिखिए चार्टर एक्ट 1793 ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या उसकी जानकारी, उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, उस समय किस पद को कहाँ से हटाया गया था, कहाँ डाला गया था, जरा इस बात को समझिएगा चार्टर एक्ट को और डिटेल में, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप नोट्स को जो है एक तरह से कंसोलिडेट कर सकते, ठीक है। देखिए अब इसमें एक बात और थी कि जो कमांडर इन चीफ थे ना, कमांडर इन चीफ वाज नॉट नाउ द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। देखिए पहले जो एक्ट था उस समय गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर थे कमांडर इन चीफ, लेकिन अब कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल के मेंबर नहीं थे। तो एक प्रश्न आपसे अराइज किया जा सकता है एग्जाम में कि भाई कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें जो है कमांडर इन चीफ को उसको गवर्नर जनरल नहीं रखा गया, हटा दिया मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल से, ठीक है। तो दोस्तों वो होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। दोस्तों क्या आप हमें बताइए इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नहीं। इस तरह का आप हिस्ट्री के कई ऐसे सारे पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि क्या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉपी में लिखा जा सकता है, जो कि जानकारी लेना है, ये काम आपको करना है। यही होता है डिटेल स्टडी ल्यूसेंट जीके का, वरना ये आपके लिए उतना सफिशिएंट नहीं होगा। आप इसे पूरा पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ जाएगा तो आप इरिटेट फील करने लगे, यार ये जीके पढ़ लिए कुछ हुआ नहीं, सब लोग गलत बताता नहीं। यू हैव टू डू डिटेल स्टडीज, तभी होगा ये, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। चलिए आगे हम और समझते हैं इस बात को, ठीक है। जरा सा हम आपको समझाना चाहते हैं, इसी का कुछ पॉइंट लेकर हम आपको समझाना चाहते हैं, इंडियन पॉलिटी का कुछ पॉइंट लेकर। थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको इधर क्लियरली दिखे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है चर्चा किया गया है, 1 मिनट दोस्तों मैं जरा आपसे चर्चा करूँ। हाँ अब हम आपसे आर्टिकल, आप लोग को पता ही होगा इंडियन पॉलिटी आप लोग पढ़े हैं, तो आर्टिकल 20 दोस्तों ये क्या करता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखिए आप कोई कन्विक्शन अगर आपने नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन अगर आपको ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया है उसमें आपको ये प्रोटेक्ट करता है, ये आर्टिकल आपको बचाता है, ठीक है। आप जो है दोस्तों मूव कर सकते हैं दूसरे जगह, मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने आर्टिकल को लेकर कि हमारा आर्टिकल वायलेट हुआ है या हमारा जो है संविधान में दिया गया जो हमारा राइट्स है वो वायलेट हुआ है, ठीक है दोस्तों। इतना बातें आप कर सकते हैं, ठीक है। जरा हम डिटेल में समझते हैं आर्टिकल 20 को। देखिए आर्टिकल 20 में जो है ना मतलब कन्विक्शन जो इंसान को किया जाता है, यानी कि जो इंसान को कन्विक्ट किया जाता है, पकड़ा जाता है, उससे बचाव के लिए संविधान ने 2-3 बातें बताई, ठीक है। देखिए उसमें बताया गया नो एक्स पोस्ट फैक्टो, पहला बात, ठीक है। आर्टिकल 20 में नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों मैं आप समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है इसमें, ठीक है। देखिए नो एक्स पोस्ट फैक्टो, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी इंसान ने अभी के टाइम में, मान लीजिए कि अभी के नहीं, मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले कोई क्राइम किया था, ठीक है। वो
पकड़ में नहीं आया, उस पर प्रोसीडिंग्स चल रहे थे। लेकिन 10 साल बाद क्या किया गया दोस्तों कि उसको सजा दी गई। जब 10 साल बाद उसको सजा दी जाएगी दोस्तों, तो वो सजा उसका जो होगा नया कानून के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उस समय कुछ और कानून रहा होगा सजा देने के लिए उस क्राइम के लिए, लेकिन अभी के समय में वो अमेंडमेंट होकर दूसरा हो गया होगा। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो ये कहता है दोस्तों आर्टिकल 20 का कि अगर कोई इंसान 10 साल पहले क्राइम किया तो उसको उसी नियम के अनुसार से सजा दिया जाएगा आज 2020 या 21 में। तो ये बात आपको इसमें नहीं बताया गया, ठीक है। और दूसरा बात इसमें ये भी बताया गया दोस्तों कि भाई 3 पॉइंट इसमें चर्चा गई, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, नो डबल जेपरडाइज, ठीक है। मतलब एक इंसान को किसी, मान लीजिए कि आपने एक बार सजा दे दिया तो आप उसको बार बार घसीट नहीं सकते सेम उसी क्राइम के लिए, ठीक है। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसी में आर्टिकल 20 में जरा समझिएगा क्योंकि ये डिटेल में यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात यहाँ पर की गई है, डबल जेपरडाइज के बारे में बात की गई, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, डबल जेपरडाइज संविधान के कौन से अनुच्छेद में चर्चा की गई, तो 20 दे दिया जाएगा, 21 दे दिया जाएगा, 22 दे दिया जाएगा, 23 दे दिया जाएगा। तो आपको इसमें से अगर एक शब्द में आंसर देना तो आप सीधा आर्टिकल 20 कर सकते हैं, अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन की भी बात की गई थी 3 पॉइंट की, पहले नो एक्स पोस्ट फैक्टो वाला थी, दूसरा था कि नो डबल जेपरडाइज आर्टिकल 20 में, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि कोई इंसान खुद का एविडेंस नहीं हो सकता, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये कहता है। आपने यहाँ से ये पॉइंट पढ़ लिया, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया दोस्तों, लेकिन यहाँ डिटेल में नहीं समझाएगा, सीधा सीधा बताएगा डबल जेपरडाइज होता है ना, सेम ऑफेंस के लिए उसको एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। अब मान लीजिए कि और इसमें क्रिमिनल लेजिस्लेशन के बारे में बात किया, लेकिन डिटेल में बात नहीं किया गया। तो क्या इसके लिए हम कुछ नोट्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल, इंटरनेट से नोट्स निकाला जा सकता है इसके लिए, ठीक है। दोस्तों आप जरा सोच कर देखिए, आप जरा थिंकिंग करिए इसी चीज़ को लेकर कि भाई एक बात बताइए कि ये अगर मान लीजिए मैंने कोई क्रिमिनल केस कमिट किया, ठीक है, मैंने कोई क्रिमिनल वाला केस किया तो उसमें मुझको सज़ा मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मतलब सज़ा मिल सकता है या ये नियम लागू हो सकता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि जो कोर्ट के जो नियम्स होते हैं, यानी कि जो हमारे संविधान में रक्षा के लिए यानी राइट्स जो दिए गए वो अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये केवल क्रिमिनल लॉज में है। क्या कौन सा लॉ में दोस्तों? क्रिमिनल लॉज में। ये जो आर्टिकल 20 है वो ना तो सिविल लॉज में अप्लाई होगा ना ही टैक्स लॉज में अप्लाई होगा। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं आपको कि आपको कोई टैक्स का इम्पोजिशन कर दिया, तो फिर मान लीजिए कि आपने उस टैक्स को भर दिया, फिर वो इम्पोज आप पर कर सकता है। तो इस तरह के केस में आपको आर्टिकल 20 नहीं बचा सकता है। तो यानी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20 विल नॉट बी अप्लाइड ऑन सिविल लॉज और टैक्स लॉज, क्योंकि ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए डबल जेपरडाइज है दोस्तों, ये केवल प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट हो सकता है, लॉ और जुडिक्शन मतलब, ठीक है। ये डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में ये नहीं आ सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल आपको मतलब जो है ये, क्योंकि डिपार्टमेंटल जो होते हैं, डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ या मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए दोस्तों अगर वो आप पर डबल जेपरडाइज करना चाहेंगे, मतलब दोबारा आपको सज़ा देना चाहेंगे, तो वो दे सकते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल केस से अलग है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 जो होता है दोस्तों वो क्रिमिनल केस में बेहतरीन ढंग से अप्लाई, लेकिन जब सिविल केस या दोस्तों टैक्स लॉ जाती है तो आप पर डबल जेपरडाइज का चांस हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई डबल जेपरडाइज जो है केवल सिविल लॉ पर लगता है या केवल जो है क्रिमिनल लॉ पे। तो आप कहिएगा कि डबल जेपरडाइज जो है क्रिमिनल लॉ से मतलब अगर होता है तो उससे में बचाता है, लेकिन सिविल लॉ नहीं, ठीक है, ना ही आपका जो दोस्तों अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो सकता है, ठीक है। चलिए इतना बातें समझ में आए कि आपको किस तरह से ल्यूसेंट से स्टडी करना है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। ये अगर इस तरह से आपने नोट बनाते हुए इस तरह से आपने चला ना, तो आपका जो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब कथन पे आधारित क्वेश्चन दोस्तों, उसे आप इजीली कर पाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता उसे करने से, ठीक है। लेकिन आपने डिटेल स्टडी नहीं किया इस चीज़ को, आपने आर्टिकल की 20 के बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं लिया इंटरनेट के सहायता से, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नोट्स आपके पास जो होगा वो आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा ही पूछा जाता है, ठीक है। ओके, बुक वाला बातें अगर पूछती तो सारे स्टूडेंट पास करता है, तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए आपको डिवोटेड होना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात आती है दूसरा पॉइंट की, भाई ये बता दो कि ये ल्यूसेंट जीके सफिशिएंट है या नहीं। दोस्तों बिल्कुल सफिशिएंट बुक है, लेकिन सफिशिएंट पर्सन की आवश्यकता है इसके लिए की, ठीक है, जो उस चीज़ को करने में अडेप्ट हो या एफिशिएंट हो, उस तरह के व्यक्ति की ल्यूसेंट जीके है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दिस इज सफिशिएंट बट यू हैव टू डू डिटेल स्टडी। ये सफिशिएंट तभी होगा जब आप इसका डिटेल स्टडी करेंगे या इससे नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने 2 एग्जांपल आपको दिया किस तरह से नोट्स को तैयार किया जाता है, मैंने शॉर्ट में करके दिया, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं किया, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
दोस्तों ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही गदर बुक है, गदर का मतलब जबरदस्त बुक है, ठीक है। आप क्या करते कम समय में गर्दा तैयारी कर सकते इस बुक से, क्योंकि ये बुक बताया गया है कि जो है एग्जाम का डायरेक्शन कैसे चलता है, ठीक है। आप इसका डिटेल स्टडी करेंगे, इसके साथ साथ बुक के साथ साथ छोटा नोट्स अपना बनाकर रखेंगे, देखिए कितना आपको मजा आने वाला एग्जाम में, ठीक है। कोई चीज़ पढ़िए, थोड़ा जानकारी लीजिए, भाई आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसमें ल्यूसेंट के बुक से थोड़ा जानकारी रखिए, थोड़ा आउटर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि भाई कि इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग क्या हो सकता है ल्यूसेंट को, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अपनी किताब से नोट्स बनाइए, बुक को पढ़िए, नोट्स बनाइए, इंटरनेट के मदद से कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करिए। जैसे मैंने आर्टिकल 20 के बारे में बताया, आपको चार्टर एक्ट 1793 के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ट्राई टू गो इन फैदम, गहराई में जाने की कोशिश करो। कोई चीज़ आप पढ़ रहे, 20 पढ़ा, आर्टिकल 20 पढ़ा मैंने, तो इसकी मैं तीनों बातें जान लूँगा कि भाई नो डबल जेपटाई क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है ना, या नो सेल्फ रिकग्निशन क्या है, ये सब चीज़ क्या हो सकता, ठीक है। आर्टिकल 20 में यही क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि दोस्तों सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था डबल जेपटाई किस आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 20, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इतना आपने समझ लिया। चौथा पॉइंट है कि भाई स्कोरिंग बेटर, ये क्या चीज़ होता है, स्कोर बेटर कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि डीप में स्टडी करो अच्छे से इसको, आप एक नोट्स बनाओ, ठीक है। और जब आपने पूरा लूसेंट का कोई टॉपिक हिस्ट्री का पूरा पढ़ लिया, मान लीजिए आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप पढ़ लिया, ठीक है, गांधीयन एरा पढ़ लिया आपने, ठीक है, जो है, तो आप कोशिश करें कि ये जो ऑब्जेक्टिव बुक मैंने आपको सजेस्ट किया लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ऊपर में, उससे आप प्रश्न बनाने का प्रयास करें जब आपने अच्छे से तैयारी कर लिया। अगर दोस्तों इसका आप अगर 50 प्रश्न है, 50 में से आप 38 प्रश्न को कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एवरेज स्कोर चल रहा है। लेकिन 50 में अगर 49-48 आप कर रहे हैं, तो आपका मतलब वो हुआ कि आपका टॉपिक जो है वो टॉपिक है फुल्ली अच्छे से आपने उसे पढ़ लिया है और आपको उसमें कोई डाउट नहीं, थोड़ा मोड़ा है, जो लेख करें उसे पढ़े। मान लीजिए आपने 10 ऑब्जेक्टिव किया, 10 में से आपने 9 सही किया, आप 9 सही किया, इसका मतलब आपका 9 जो क्वेश्चन था, उसका जो कंसेप्ट था आपका वो जबरदस्त था। एक जो आपने गलती किया उसे आप क्या करें, वहां से जाकर रिवाइज करें, वहां से देखिए कि मैंने क्या गलती किया। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर समझ पाएंगे कि हम किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं। ये मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी भी इसको बोलते हैं कि आप कोई गलतियां करो, उसको रिवीजन करो, ताकि वो एग्जाम में आपको वो पॉइंट याद रहे। चलिए दोस्तों, अब आप जरा आपके दिमाग में एक प्रश्न आता हो कि भाई ये किताब बहुत ज़्यादा मतलब एक नोट्स की तरह है, एक एक पॉइंट को रटना मुश्किल है यार। तो दोस्तों आप ट्रिक क्यों नहीं बनाते, आपके पास भगवान दिमाग दिया होता, ट्रिक बनाइए, ट्रिक बनाकर आप काम करें। चलिए इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में पढ़ा, यानी पर्यावरण के लेयर के बारे में आपने अपनी किताब से पढ़ा, ल्यूसेंट की किताब से, ठीक है। अब दोस्तों पर्यावरण का जो है लेयर है, हम बिलो से कहाँ चर्चा करेंगे, हाई तक यहाँ, ठीक है, क्योंकि आपने इसे पढ़ लिया। मान लीजिए आपने पढ़ लिया टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। ये आपने 5 जो है लेयर पढ़ लिया हमारे अर्थ का, ठीक है। मैं ये डिटेल में नहीं बता रहा कि भाई स्ट्रेटोस्फियर में जो है एरोप्लेन उड़ता है वगैरह, ओजोन लेयर होता है, ये सब मैं चर्चा नहीं कर रहा। बस मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपने ये पढ़ लिया और ये 5 लेयर आपको याद नहीं हो रहे, तो कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक है, देखिए इसका पहला अक्षर आप टी निकाल लीजिए, इसका पहला अक्षर एस निकाल लीजिए, उसके बाद एम निकलेगा, इसमें ये टी फिर निकलेगा, फिर ई निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक निकला, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ट्रिक बनेगा इसके लिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। आपको ट्रिक बना, तरुण सॉल्व्ड मैजिकल ट्रिक इजीली, देखिए कितना आसानी से आपको याद रहेगा, ठीक है। उसको एक एटमॉस्फेयर का मैजिकल ट्रिक दे दिया गया और तरुण तो उसको ऐसा ही सॉल्व कर दिया। तो टी फॉर दोस्तों ट्रोपोस्फियर, एस फॉर पहला अक्षर मतलब स्ट्रेटोस्फियर, एम फॉर मतलब मेसोस्फियर, या टी फॉर अगला जो है आपका थर्मोस्फियर, और एक्स फॉर एक्सोस्फियर, ठीक है। ये 5 लेयर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको जो है ट्रिक बनाकर मेमोराइज करते रहना, ठीक है, जितना भी हो सके, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से ल्यूसेंट को ठीक ढंग से पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लास्ट में आपको समरी देकर जा रहा हूँ कि अगर आप ल्यूसेंट की मदद से एग्जाम करेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ल्यूसेंट का कंसेप्ट ले और इंटरनेट की सहायता से उसे डिटेल में स्टडी करने का प्रयास करें। उसके बाद नोट्स बना ले, नोट्स बनाने के बाद आप रिवीजन करते रहे, रिवाइज करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। ऑब्जेक्टिव लगाने के अगर बाद आप पूरा कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। नहीं कर पा रहे तो फिर से आप बुक को रिव्यू करिए और देखिए। ये था पूरा स्ट्रेटेजी ल्यूसेंट जनरल नॉलेज को पढ़ने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और अगर उससे भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जा सकते हैं यहाँ से कि आप किस तरह का फील कर रहे हैं, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के लिए तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट में अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें। आपका अगला वीडियो होने वाला है कि हम लोग कॉमर्स के छात्र किस तरह से तैयारी कर सकते हैं एनडीए का, ठीक है वो। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।